देश को आज़ाद हुए 75 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। इसे लेकर आज पूरे देश में अमृत महोत्सव बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। कई जगहों पे तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही हैं, कहीं तो घर घर तिरंगा फहराया जा रहा है। यह एक अभियान भी है, लेकिन आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से आज हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं। एक ऐसी शख्सियत शायद जिनका नाम आज पूरा देश जानता है। उनके जो दादा हैं, उनके जो पूर्वज हैं, उनके बारे में हर एक व्यक्ति, भारत का हर एक नागरिक जानता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मंगल पांडे की। आज राजधानी रायपुर में मंगल पांडे जी के जो वंशज हैं वो आज राजधानी आए हुए हैं। हमारे साथ इस वक्त सर मौजूद हैं। सर, पहले तो ईटीवी भारत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, आप मंगल पांडे जी के परिवार से आते हैं। आप वंशज कितने नंबर के वंशज हैं? क्या कुछ इतिहास है? मेरा नाम रघुनाथ पांडे है और मैं चौथी पीढ़ी का शहीद मंगल पांडे का वंशज हूँ। मेरे पिताजी का नाम श्री महेश पांडे है और शहीद मंगल पांडे का जन्म नगवा गांव में हुआ था, जो जनपद बलिया उत्तर प्रदेश में स्थित है। उनका जन्म 30 जनवरी 1831 को हुआ था और बैरकपुर में एक सिपाही के रूप में काम करते थे। जब उनको किसी सोर्स से मालूम हुआ कि कारतूस में गाय और सूअर की चर्बी मिली हुई है, जिसे दांत से खींचकर गोली भरनी पड़ती थी, तो ब्राह्मण होने के नाते उन्होंने ये काम करने से इनकार कर दिया और दूसरों को भी काम करने से मना कर दिया कि हम लोग बंदूक नहीं चलाएंगे। इस पर 29 मार्च 1857 को उनको गिरफ्तार कर लिया गया प्रांगण में और कम अंतराल के बाद 6 अप्रैल 1857 को फौजी मुकदमा में उनका फैसला हुआ कि उनको फांसी देनी है। 7 अप्रैल 1857 को उनको फांसी देने का समय नियत हुआ, लेकिन वहाँ के जल्लादों ने उनको फांसी देने से इनकार कर दिया क्योंकि वे जल्लाद भी इनके साथ शामिल हो गए थे। तो कलकत्ता से 2 जल्लाद बुलाए गए और उनको बताया नहीं गया कि क्या करना है, क्योंकि यदि उनको बताया जाता शायद वो भी फांसी देने से इनकार कर देते और फांसी देना उनके लिए आवश्यक हो गया था। तो 8 अप्रैल 1857 को 5:30 बजे उनको फांसी के फंदे पर लटका दिया गया। सर, 1857 के बाद जो उनको फांसी के फंदे पर लटकाया गया, उसके बाद आपके परिवार के ऊपर किस तरह की यातनाएं अंग्रेजी हुकूमत के द्वारा की? देखिए, वो अभी तो जब उनको फांसी के फंदे पर लटकाया गया तो एक प्रकार से स्वतंत्रता के बारे में भावना लोगों में पैदा हुई, वहाँ के सिपाहियों में। और मैं थोड़ा संक्षिप्त में बताना चाहूँगा कि ये आज़ादी की लड़ाई की चिंगारी थी जो मेरठ में गिरी और 10 मई को वहाँ एक यही चिंगारी एक लपट के रूप में पैदा हो गई और तत्कालीन बहादुर शाह जफर, तात्या टोपे, झांसी की रानी, वीर कुंवर सिंह, जगदीशपुर आरा जी के, ये लोग स्वतंत्रता के आंदोलन में शामिल हुए और इस तरह से 90 वर्ष के संघर्ष के बाद मेरा देश आज़ाद हुआ। आपको बता दें कि उस समय अंग्रेज़ों को ये विश्वास था और फौजी मुकदमा में केवल एक ही फैसला होता था कि फांसी दे दो, क्योंकि इससे बड़ा कोई दंड हो ही नहीं सकता है। उनको ये था कि फांसी देने का सिलसिला जारी रहेगा तो ये मामला थप जाएगा और आज़ादी के लिए आंदोलन भारतवासी करना बंद कर देंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कुछ वर्ष तक ये मामला बंद रहा। फिर नए भारत में महात्मा गांधी के मार्गदर्शन में सुभाष चंद्र बोस वगैरह आए, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, इन लोगों के नेतृत्व में फिर स्वतंत्रता के आज़ादी की लड़ाई शुरू हुई और अंततः 90 वर्ष के संघर्ष के बाद मेरा देश आज़ाद हुआ। सर, जो सपने आज़ादी से पहले जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने जो देखे थे कि भारत आज़ादी के बाद हमारा भारत ऐसा हो, आपको क्या लगता है सर, क्या आज वो भारत वैसा है? देखिए, सपने तो उनका यही था कि मेरा देश आज़ाद हो जाए और हम आज़ादी की सांस लें, प्रशासन मेरे साथ रहे, खुली हवा में सांस लें हम, और हमारे देश के वासी खुशहाल रहें। लेकिन उनका सपना सपना ही रह गया। उन्होंने जो शहादत दिया आज़ादी के लिए, अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए, और एक प्रकार से मैं बताऊं कि ये धरोहर के रूप में छोड़ गए हमारे जो शहीद हैं, स्वतंत्रता सेनानी हैं। और आज इस धरोहर को हमें संभालना है, बढ़ाना है और एक अखंड भारत था जब लड़ाई लड़ी गई थी पाकिस्तान, बांग्लादेश और भारत बचा खुचा भारत। आज के परिवेश में इस बचे खुचे भारत को भी खंडित होने से बचाना है, क्योंकि उस समय एक ही जात थी कि हम भारतीय और हिंदुस्तानी हैं। एक ही क्षेत्र था कि पूरा हिंदुस्तान अखंड भारत, और एक ही नारा था कि मुझे आज़ादी मिलनी चाहिए।
लेकिन आज परिवेश बदल गया है। आज हमें इन सब चीज़ों से, अपने स्वार्थ से, जात से, धर्म से, क्षेत्र से ऊपर उठ करके देश प्रेम की भावना पैदा करनी है, दूसरों को भी उत्साहित करना है और देश को आगे बढ़ाने के लिए हमें कुछ करना है, जिससे देश आज हमारे विश्व पटल पर ऊंचाई पर पहुंच सके। सर, वर्तमान दौर में जिस तरह से देखा जा रहा है, हिंदू मुस्लिम दंगे हो रहे हैं और कई तरह की अफवाहें उड़ती है, उसके बाद हिंसक रूप जिस तरह से ले रहा है, उसे आप किस तरह से देखिए, ये हिंदू मुसलमानों की जो लड़ाई है, ये हिंदू मुसलमान भाइयों के अंदर की बात नहीं है, क्योंकि आज़ादी के पहले ऐसी बात नहीं थी। हम लोग जब छोटे थे और ताजिया उठता था तो उसमें 80% हिंदू होते थे, 20% मुसलमान होते थे और हिंदू के जाने पर ताजिया उठता था। लेकिन ये मेरा मानना ये है, व्यक्तिगत रूप से, स्पष्ट रूप से, ये राजनीतिक चाल है और राजनीति को घुसने की वजह से हिंदू मुस्लिम का दंगा हो रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि आज़ादी के बाद देश की राजनीति साफ सुथरी, स्वच्छ नहीं है। यदि हम विपक्ष में हैं तो हमें विरोध करना है, लेकिन यदि किसी भी पार्टी, तो लोकतंत्र है, हम ही सरकार बनाते हैं, चुनते हैं, एमपी चुनते हैं, प्रधानमंत्री चुनते हैं और एक लोकसभा का मेंबर जो आवाज़ उठाता है, अपने सारे मेंबर की आवाज़ उठाता है जिन्होंने उनको वोट लोग वहाँ भेजा है, लेकिन वो 10 दिन के बाद पार्टी बदल देते हैं, उनका कोई सिद्धांत नहीं है। हमें विरोध करना है जो कुर्सी पर हैं, लेकिन जिस पार्टी की सरकार है, यदि देश के लिए कुछ अच्छा कर रही है, उसको प्रोत्साहन नहीं मिलता है। मतलब सर, मतलब जिसे हमने चुना है, जिन्हें हम विधानसभा या लोकसभा तक का हम भेजें, अगर वो पार्टी बदल लेते हैं तो क्या जनता को इनका विरोध करना चाहिए? ऐसे जनता को विरोध करना चाहिए और ऐसा कानून बनना चाहिए कि कम से कम इतने वर्ष, 5 वर्ष तक आपको पार्टी नहीं बदलना है, क्योंकि आपके व्यक्तित्व के आधार पर और आपके सिद्धांत के आधार पर, चाहे जिस पार्टी से भी बिलोंग करते हो, जनता ने आपको वोट देके वहाँ तक भेजा है। जनता के विश्वासघात करते हैं, कुठाराघात करते हैं। सर, एक लास्ट सवाल कि घर घर तिरंगा की बात हो रही है, कई अभियान चल रहे हैं, क्या इससे वास्तव में देशभक्ति का जो जज्बा है वो दिखाई देगा? दिखाई जरूर देगा, क्योंकि मुख्य रूप से जो छोटे छोटे बच्चे हैं स्कूल में पढ़ने वाले, प्राइमरी में, मिडिल में, उनके अंदर एक देश प्रेम की भावना होगी कि तिरंगा हमारा जो है एक राष्ट्र प्रेम की भावना को जागृत करता है, जिसके नीचे मेरा देश सुरक्षित है। और हम सुरक्षित रहेंगे तभी आपस में लड़ाई भी करेंगे, पार्टियां भी बनाएंगे, सरकार भी चलाएंगे। तो पहले हमारी सुरक्षा बहुत ज़रूरी है और इसके लिए तिरंगे का मान सम्मान करना मेरा एक कर्तव्य हो जाता है। सर, वर्तमान पीढ़ी को आप क्या कुछ संदेश देना चाहिए? वर्तमान पीढ़ी को मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि किसी को सुधारने के लिए आगे मत बढ़िए, भाषणबाजी मत कीजिए कि हम देश को ऐसे सुधारेंगे। अपने को सुधार लीजिए। आप जिस क्षेत्र में हैं, निष्ठा के साथ, ईमानदारी के साथ काम कीजिए, देश सुधर जाएगा, आगे बढ़ जाएगा। तो ये थे हमारे साथ मंगल पांडे के जो चौथी पीढ़ी हैं, वो हमारे साथ मौजूद थे, जिनका साफ तौर पे ये कहना है कहीं ना कहीं युवाओं को ईमानदारी से केवल अपना काम करना चाहिए और अपने देश के प्रति हमेशा निष्ठावान होना चाहिए। कैमरामैन मिथिलेश साहू के साथ राजेश निषाद, ETV भारत, रायपुर।